आपने कभी सोचा है कम टैक्स देना हमेशा सही फैसला नहीं होता? यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो आपको बचत लग रही है आने वाले वर्षों में आपको महंगी पड़ जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में, जहाँ होती हैं बातें अनुभव, ज्ञान और पैशन की। करीब 1 साल बाद हमारे साथ हैं दो टैक्स एक्सपर्ट, नवीन मानिक तालिया जी और अर्चना वर्मा जी। ये 26 से 30 साल का अनुभव लिए हुए हैं। आज हम टैक्स रेट की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे डिसीजन की, क्लैरिटी की। लेट द इनसाइट्स स्पीक। नवीन जी, स्वागत है आपका। अर्चना जी, आपका भी। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच हमें इतनी जल्दी इनवाइट करने के लिए। 1 साल का टाइम हो गया। हाँ। आप लोग बहुत बिजी भी रहते हैं ना। अब पता नहीं हम बिजी थे या आप बिजी थे। नवीन जी, हर साल लोग टैक्स रिजीम और न्यू रिजीम में से एक को चुनते हैं, फिर भी हर साल अटक जाते हैं। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वो अटक जाते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? मैं अमित जी, न्यू टैक्स रिजीम पे बात करने से पहले या ओल्ड टैक्स रिजीम का कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ओल्ड ये जो न्यू रिजीम आई है, न्यू टैक्स रिजीम आई है, ये आई किस लिए है, इसका पर्पस क्या है। जी। ये आई तो अभी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो इसकी नींव जो पड़ी थी वो फाइनेंशियल ईयर 2006-07 में पड़ी थी। वो कैसे? फाइनेंशियल ईयर 2006-07 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया था कि एक सर्टेन कैटेगरी के जो टैक्स पेयर है, जैसे कंपनीज है, वो अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैनुअल होती थी, और जब मैनुअल रिटर्न फाइल होती थी उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल होते थे। हाँ, जाते। तो फाइनेंशियल ईयर 6-7 से ये हुआ कि आपने ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है। तो जब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना शुरू हुआ तो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होते थे। तो नींव तो इसकी तब से पड़ गई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि एक तो क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के करीब है, लेकिन जो हमारे टैक्स पेयर हैं आज ठीक है 7 या 8 करोड़ हैं, लेकिन उससे पहले जो है 4 या 5 करोड़ थे। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि एक तो टैक्स बेस को हम बढ़ाएं। वो टैक्स बेस तभी बढ़ेगा जब हम इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है कम करेंगे। क्योंकि हर एक टैक्स पेयर को पता नहीं होता कि मुझे कहाँ रिबेट मिलेगी या मुझे कैसे करना है, मुझे फॉर्म कैसे भरना है, कैसे मुझे अपनी इनकम जो है कंप्यूट करनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है एक इसको एज ए रिफॉर्म लेके आई। गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म किया उसमें एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने पुराने रिजीम को खत्म नहीं किया, उसको ऑप्शन दिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि वो धीरे धीरे न्यू रिजीम पे जाएंगे, लेकिन एकदम शुरू ना करके उन्होंने ये दोनों अल्टरनेट दे दिए कि आप अपनी रिटर्न जो है नए टैक्स रिजीम के हिसाब से भी भर सकते हैं और पुराने से भी भर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 6-7 से गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया, और कुछ खास कंपनियों के लिए, खास कैटेगरी के लिए इन्होंने ऑनलाइन के लिए फैसिलिटीज दी, और टैक्स स्लैब में भी उनके लिए कोई चेंज रखा, वो सेम रहा? नहीं, ये 6-7 से शुरू नहीं हुआ। मैंने बोला नींव नींव जो है तभी पड़ गई थी जब ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट हुई थी इनकम टैक्स की। उसके क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग में क्या था कि सबसे बड़ा वो था कि जो हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे, जब फिजिकल रिटर्न फाइल होती थी, जो भी हम डिडक्शन या जो भी हम एग्जाम्पशन जो भी हम क्लेम करते थे उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाते थे। ऑनलाइन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 6-7 में मतलब इसकी नींव पड़ गई थी कि न्यू रिजीम आगे जाके आएगा। हाँ, शुरू वहां से नहीं हुआ, शुरू तो भी ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 से शुरू हुआ है। अब एक लोग अटक कहाँ जाते हैं कि हर साल चुनते हैं न्यू और ओल्ड रिजीम। हाँ। लेकिन हर साल उन्हें सोचना पड़ता है, कहाँ पे वो अटक जाते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में? अटकते यहाँ पे है कि कॉम्प्लिकेशन तो है कि कैसे हम अपनी जो है इनकम जो है कंप्यूट करें, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन करें, क्या क्या हमें रिबेट मिलेगी, कहाँ कहाँ पे हम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन तो है। अच्छा, इसके लिए एक हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हर एक कोई एक्सपर्ट के पास नहीं जा पाता। तो गवर्नमेंट न्यूज रिजीम लेके आई, वो इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। आप अपनी इनकम कैलकुलेट कीजिए, आपकी ये इनकम है, कोई उसमें डिडक्शन नहीं है, कोई उसमें एग्जाम्पशन नहीं है। आप अपनी इनकम जो है कंप्यूट कीजिए, उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, टैक्स पे कीजिए। और न्यू रिजीम में क्या है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट काफी कम कर दिए हैं। अब जैसे मैं आपको यदि एग्जांपल बताऊं कि उन्होंने स्लैब किए हैं। स्लैब जो है हमारे जो ओल्ड रिजीम में था पहले 5% था, उसके बाद 20%, और फिर हायर जो है 30%। न्यू रिजीम में उन्होंने अलग अलग स्लैब रखे हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25 और 30%। तो हमारे जो न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब है वो 24 लाख के बाद जो है 30% आता है, जबकि पुराने रिजीम में 10 लाख के बाद शुरू हो जाता था। अच्छा। और दूसरा क्या है कि न्यू रिज्यूम में यदि हम 24 लाख की इनकम लें आज की डेट के ऊपर, तो उसके ऊपर टैक्स बनता है 3 लाख रुपए।
3 लाख का हो गया, मतलब हो गया कि टोटल इनकम का ऑलमोस्ट 12.5%। तो ये टैक्स रेट काफी कम है जी। तो ये लेके आए थे कि जो नए टैक्स पेयर हैं, जो यंगस्टर हैं, जो नई जिन्होंने जॉब की है, तो गवर्नमेंट को ये था कि वो आए और अपनी रिटर्न फाइल करें, उनको किसी एक्सपर्ट के साथ पास जो है ना जाना पड़े, वो खुद भी कंप्यूट कर लें। तो गवर्नमेंट का ये मोटिव था जो अब जो है धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लोग अटकते हैं कि न्यू और ओल्ड रिजीम में कैलकुलेशन की वजह से अटकते हैं कि किसमें ज्यादा बन रहा है कम बन रहा है, कोई टैक्स तो लोग देना चाहता ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सैलरी क्लास है उसके लिए एक फैसिलिटी है कि वो अपनी दोनों स्कीम के हिसाब से अपनी जो है जो टैक्सेबल इनकम है या टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस भी रिजीम में उनके टैक्स लायबिलिटी कम होती है वो उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं और ये एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो भी मतलब टैक्स एक्सपर्ट हैं, कोई यदि वो टैक्स पेयर आता है उनके पास, तो दोनों तरीके से उनकी रिटर्न जो है कंप्यूट करते हैं, ओल्ड स्कीम से भी और न्यू स्कीम से भी। जहां पे टैक्स लायबिलिटी कम आती है वो उसके हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कंफ्यूजन को इसी में होता है कि किस में हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, जहाँ पे लोग अटकते हैं कि इसमें जाएं या उसमें जाएं। हाँ। जो सैलरीड पीपल है। हाँ। नहीं, उसमें अटकने का तो ये होता है ना कि उनकी ना, जैसे उन्होंने होम लोन ले लिया या एचआरए है उनका, तब वो सोचते हैं कि इसमें एग्जम्पशन मिलेगी तो इसमें कम टैक्स बनेगा, इसमें ज्यादा बनेगा, तब वहां पे अटकते हैं कि हम कहाँ जाएं। अच्छा। क्योंकि उनकी वो चेंज होती रहती है। आज उन्होंने आज एचआरए है, कल होम लोन आ गया। तो जो चीज होम लोन के बेनिफिट न्यू स्कीम में तो है नहीं, वो सारे ओल्ड में ही है। तो उसमें भी उनको लगता है कि आज तो हमने होम लोन ले लिया, अब हमारा देखो हम ओल्ड में जाए कि न्यू में जाए। यानी कि हम लोग जो है कम से कम टैक्स पे देना चाहते हैं और जो हमें फैसिलिटीज मिलती है वो सारी ले, जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है वो सारे ले। कम ही टैक्स पे करना चाहता है जिसमें आप हो और हम सभी हैं। सभी हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है। हाँ। और गवर्नमेंट इससे ही परेशान है। हम किसी भी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो हमारा सबसे पहला यही होता है, जी हमें टैक्स पे नहीं करना या मिनिमम टैक्स बनाना। हम ज्यादा नहीं दे सकते, चाहे हमारी इनकम जो है वो 10 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन टैक्स हम नहीं देना। मतलब सारा खेल पैसे का है। हाँ। हम अपनी खुद की रिटर्न बनाएंगे, हम भी तभी यही सोचेंगे कम से कम टैक्स बने। अर्चना जी, तो आपसे सवाल, अब ये बताइए कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट बना दिया है, इसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्यों इसने गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? और दूसरा कि इसमें हम लोग ऑटो मोड में चले जाते हैं कि जो डिफॉल्ट है लोग समझा वही ठीक है यार, उसी में कर दो। उन्होंने डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया कि वो ज्यादा से ज्यादा अब न्यू रिजीम में ही लाना चाहती है, क्योंकि पुरानी रिजीम में हमारे इतने तो डॉक्यूमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। अब तो जो नया जो फॉर्मेट आया उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर भी डालना है। पहले तो जो लिखा फिगर लिखी और हमें रिबेट मिल जाती थी। ठीक है। अब वो नहीं है। अब हमें जैसे पॉलिसी, हमने अगर LIC ली है तो LIC का रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, ताकि आगे जाके अगर कोई चेकिंग करना चाहे तो वो चेक भी हो जाए। हर चीज का डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, पॉलिसी नंबर डालना है, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का नंबर डलेगा, होम लोन लिया है तो होम लोन का नंबर भी, लोन अकाउंट नंबर डलेगा। पहले नहीं होता था ये सब। तो इसमें तो लोग प्रेरित होते हैं ना कि भैया घर खरीदो, होम लोन लो, मुझे रिबेट मिल जाएगी। लोग सेविंग भी इसी वजह से करते हैं कि रिबेट मिल जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट इसको खत्म क्यों करना चाह रही है, थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट देके? नहीं, कई लोगों को तो होम लोन की जरूरत ही नहीं है। कई लोग अपने फैमिली के साथ, उनका है इतना, उनको जरूरत ही नहीं है होम लोन की। तो वो क्या करें? उनको तो फिर पुराने रिजीम में कोई फायदा ही नहीं है, जिनके पास कोई ना होम लोन है ना HRA है। हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारा अपना घर है और वहीं हमने जॉब करी दिल्ली में या जिस भी शहर में, तो ना तो हमारे पास HRA ना होम लोन। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम तो हमने ज्यादा ही टैक्स दिया है। उस टाइम अगर न्यू रिजीम होता तो हमारा कम टैक्स बनता। तो आज भी ऐसे ही है। कई लोग ऐसे हैं कि वो उनको कोई फायदा ही नहीं है न्यू ओल्ड रिजीम का, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, इसके लिए वो नई रिजीम में लेके आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे, वो कम टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा लोग पहले रिटर्न फाइल करें, टैक्स तो वो बाद में निकाल लेगी, पहले तो रिटर्न के स्लैब में आए कि रिटर्न तो फाइल करें। 12 लाख है ना, तुम 12 लाख भी चलो रिटर्न फाइल करो, नील की रिटर्न फाइल कर दो, कोई बात नहीं, करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इन्वेस्ट भी करेगा, कहीं करेगा, वो तो अपने आप ही टैक्स रिजीम में आ ही जाएगा। उसको कहीं ना कहीं 12 लाख जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मान लो 75,000, 12-75 तक हो गया आपका, कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जब वो कोई इन्वेस्ट करेगा, फिर उसका कैपिटल गेन भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, तो वो उसके धीरे धीरे गवर्नमेंट के ट्रैप में तो आ जाएगा ना, उसके नॉलेज में।
वो अपना टैक्स देगा। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि अभी पहले तुम रिटर्न तो फाइल करो, फिर बाद में देख लेंगे तुम्हें। अच्छा। पहले जैसे कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम किया था, कर दिया टैक्सेबल। अच्छा, पहले न्यू रिजीम में करा था इन्होंने। नहीं नहीं, पहले ना कैपिटल गेन सारा टैक्स फ्री है इक्विटी शेयर्स के ऊपर, काफी ठीक। साल तक जो चला। स्टॉक चेन से खरीदते बेचते हैं हम लोग। हाँ, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया कि हमारी ये भी कैपिटल गेन है, ये एग्जाम्प्ट है, तो दिखाना शुरू कर दिया। अब जब उनके सारे रिकॉर्ड में आ गया तो टैक्सेबल कर दिया, अब तो कहीं जा नहीं सकते। तो ये शॉर्ट टर्म टैक्सेबल फ्री था, लॉन्ग लॉन्ग टर्म, वो टैक्सेबल में आ गया हाँ। फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। नहीं, वो तो पहले से आ गया, 2 साल पहले से पहले। कब से आया था? 2 साल पहले से आ चुका है। मतलब गवर्नमेंट पहले फैसिलिटीज देती है, फिर चुपके से उसको विड्रा कर लेती है। हाँ, ये तो है ही। इसका वैसे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ हम्म कि जो मेन पर्पस था न्यू रिजीम लाने का, हम्म फर्स्ट पर्पस था गवर्नमेंट का सिंप्लीफाई, हम्म क्योंकि जो ओल्ड रिजीम में था रिटर्न भरना बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, फॉर्म बहुत बड़ा था। हम्म तो एक इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया कि हमारा जो है सिंप्लीफाई हो जाए। दूसरा क्या है कि एक टैक्स बेस को इनहेंस करना, ताकि काफ़ी लोग जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू करें। रिटर्न फाइल वो तभी शुरू करेंगे जब फॉर्म इजी होगा, जब कंप्लाइंसेस इजी होंगे। और जी। तीसरा ये था कि ओल्ड रिजीम में गवर्नमेंट जो है काफ़ी डिडक्शन देती थी, एग्जम्पशन देती थी, तो कई लोग उसका मिसयूज करते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, लोग जो है LIC की में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वो फिगर भर देते जी मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इतने की मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, इतना मैंने हाउस रेंट पे कर रखा है, तो उसकी वो गलत रिबेट ले लेते थे। तो उस गलत चीज़ों को रोकना, ताकि वो टैक्स का गलत जो है इस्तेमाल ना करें, तो ये 3 बेसिक पर्पस है गवर्नमेंट के जो वो लेके आई है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट सफल हो रही है इसमें? बिल्कुल सफल हो रही है। एक तो क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो इन्होंने बाय डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, यदि आप रिटर्न जो है ड्यू डेट के अंदर भरते हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहती हैं, आप न्यू स्कीम में भी जा सकते हो और ओल्ड स्कीम में भी जा सकते हो। लेकिन यदि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपको न्यू रिज्यूम में ही जाना पड़ेगा। ओल्ड अच्छा। रिज्यूम आप ले ही नहीं सकते, वो पेनल्टी अलग लगेगी। पेनल्टी अलग लगेगी। फिर आपके पास चॉइस नहीं है कि दोनों स्कीम में से किस में टैक्स कम बनता है। और जो सैलरीड पीपल हैं, जैसे लेट रिटर्न फाइल करी उसने, तो उसको क्या पेनल्टी देनी पड़ जाएगी ड्यू डेट के बाद अगर वो फाइल करता है? यदि कोई ड्यू डेट के बाद यदि रिटर्न फाइल करता है, यदि उसकी इनकम 5 लाख तक है तो 1000 रुपीज उसकी जो पेनल्टी है, यदि 5 लाख से ऊपर है तो 5000 रुपीज पेनल्टी है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि यदि वो लेट रिटर्न फाइल करता है वो अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता। अच्छा। यदि बाद में जैसे वो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करता और बाद में कोई मिस्टेक उसको पता लगती है कि मेरी यहाँ गलती रह गई, तो वो रिवाइज रिटर्न की फैसिलिटी नहीं है ड्यू डेट के बाद। और तीसरा क्या है कि फिर वो जब उसकी टैक्स लायबिलिटी है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट कहीं छोड़ती नहीं है, एक डेट स्लिप हुई तो भैया नहीं, दे दो। गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है। गवर्नमेंट का पर्पज ये है कि आप जो भी कम्प्लाइंसेस है आप ड्यू डेट से पहले ही करिए, उनका ये पर्पज है। फिर विद इन टाइम करो, 6 महीने मिलते हैं आपको, 4 महीने मिलते हैं। अब इसमें एक चीज आती है, त्योहार आते हैं हमारे, त्योहार जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, और जो ड्यू डेट आती है ये होती है इंग्लिश कैलेंडर के। कन्फ्लिक्ट हो जाता है, त्योहार आ गया तो उस केस में तो कई बार मिस हो जाती है, या तो त्योहार छोड़ो काम में लगे रहो। होता ही है, इस बार तो ऐसे ही हुआ है। ये वैसे ना बहुत ही गलत है। ये वैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब हिंदुओं का बड़ा ख्याल रखती है, लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि दिवाली हमारा सबसे मेन फेस्टिवल होता है, और दिवाली तभी आती है, दिवाली दशहरा, जब हमारी कंपनीज की रिटर्न की डेट होती है या उनकी टैक्स की होती है, रिटर्न फाइलिंग की होती है। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं वो लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ड्यू डेट्स होती है और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत होती हैं, कंप्लाइंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि आप इसको 30 सितंबर तक की डेट कर दीजिए आप, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है। इतना पीरियड, इतने लंबा पीरियड देने की कोई तुक भी नहीं है। तो कम से कम दिवाली है या दूसरे फेस्टिवल है, दिवाली है, दशहरा है, दिवाली के साथ 3-4 भैया दूज, मतलब कई सारे त्योहार आ जाते हैं, तो वो बंदा फैमिली के साथ मनाए। तो मेरी तो ये होगी कि गवर्नमेंट से कि आप जो है इसको 30 सितंबर की डेट करिए, ताकि बाद में लोग जो है अपना वो सेलिब्रेट कर सकें। अब जो ऑनलाइन हम टैक्स जमा कराते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक ये भी है, पहले मान लो छुट्टी पड़ रही है, संडे को ड्यू डेट आ गई, तो हम अगले दिन जमा करा सकते थे, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता था। अब जो संडे है तो आपको करानी ही पड़ेगी, था ऑनलाइन कर दो, क्या दिक्कत है, घर से बैठ के कर दो। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले क्या होता था कि यदि लास्ट वर्किंग डे, लास्ट डेट कोई ड्यू डेट है, उस दिन यदि छुट्टी है तो नेक्स्ट डे जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाता था, उस पर अलग से इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सभी के लिए ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर कैश तो आप अब बैंक में जमा ही नहीं करा सकते इनकम टैक्स। आप वो कहते हैं जब आपने ऑनलाइन जमा कराना है तो क्या छुट्टी 24 आवर ओपन है,
आप कभी भी जमा करा दो। गवर्नमेंट ये ठीक नहीं है, आदमी छुट्टी भी तो बनाएगा अपनी। नहीं, टैक्स पे करने में देखिए, टैक्स पे करने में तो बहुत ईजी है, रिटर्न में फिर भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रिटर्न फाइल करने में, लेकिन टैक्स पे करने में कोई कॉम्प्लिकेशन लगते हैं ऑनलाइन फाइल, ऑनलाइन रिटर्न टैक्स पे करने में। अब देखो काफी सारे, मतलब हमें लगता है कि यार हमें नहीं पता होता कैसे स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो रिटायर्ड लोग हैं 80 ईयर्स के हैं, मदर डेयरी पे सब्जी लेने जाते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उनको बड़ा इजी लग गया है कि नोट रखने का झंझट खराब, वो गिनने का जो है झंझट खत्म, नोट गिर गए कोई पॉकेट वो कर ले वो झंझट खत्म। तो कन्वीनियंट तो बहुत है। आप पहले बैंक में जाते थे, लाइनों में लगते रहते थे, 20-25 नंबर के बाद नंबर आता था, आधा पौना घंटा जो है इसी में लग जाता था। तो मुझे इसमें बात याद आई कि अब रेजगारी का भी झंझट खत्म, कि 2 रुपए 3 रुपए वो नहीं दे रहा, बिल्कुल कई बार बहस हो जाती थी। नहीं तो पहले रेजगारी के चक्कर में टॉफियां मिलती थी या मिलती नहीं थी। टॉफियां मिलनी बंद हो गई हैं। हाँ, टॉफियां वैसे भी, क्योंकि इंडिया में वैसे डायबिटीज लोग बहुत हैं, तो अच्छा ही है टॉफियां नहीं मिल रही। नवीन जी, ये जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, इसमें वो ईएमआई भी देते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, इंश्योरेंस भी वो कराना पड़ता है, कराते हैं हेल्थ के लिए, या कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके लिए भी वो इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसे फैमिली मेंबर्स को जो हेड है उसको कौन सा रिजीम चुनना चाहिए, वो कहाँ गलती करता है रिजीम चुनने में? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी अपना कैरियर शुरू करता है, अभी मैं वो कर रहा हूँ कि उसने ग्रेजुएशन करी और जॉब करी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी, तो उसको विदाउट एनी डाउट, बगैर सोचे समझे उसको न्यू रिजीम में जाना चाहिए। टैक्स लायबिलिटी हमेशा कम आएगी। फिर वो थोड़ा सा अपने कैरियर में प्रमोशन लेता है, मैरिज हो जाती है उसकी, फिर उसको जैसे इनकम बढ़ती है और मैरिज हो जाती है तो उसको सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी। वो सेविंग कई तरह से हो सकती है। एक तो जैसे इंश्योरेंस है, अपना इंश्योरेंस का क्या है कि न्यू रिजीम में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो भी आपने सेविंग करनी है वो आपने अपने हिसाब से करनी है। ओल्ड रिजीम में क्या होता था, गवर्नमेंट आपको एक तरह से प्रेशराइज करती थी कि यदि एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करोगे तभी रिबेट मिलेगी, शेयर्स में करोगे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम है कि आप जैसे चाहे सेविंग कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। पहले म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस स्कीम होती थी, केवल उसका बेनिफिट उसी का मिलता। तो अब की बार क्या है कि गवर्नमेंट ने ये किया कि आपने कहाँ सेविंग करनी है ये आप डिसाइड करो, पीपीएफ में करनी है, जिसमें भी करनी है, मतलब आप अपना डिसाइड। तो एक तो ये फ्रीडम मिलती है। तो जैसे ही वो उसकी मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, उसकी प्रमोशन होती है, इनकम बढ़ती है, तो तब उसको सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। और तब जो है उसको देखना चाहिए कि मेरे किस रिजीम में मेरा टैक्स कम बन रहा है, तो उस हिसाब से चूज करना चाहिए। तो जैसे ही आगे जाके उसकी एज और बढ़ती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन हो जाती है, 40-45 पहुंचते हैं, बच्चे 12th कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो एजुकेशन लोन वगैरह भी लेता है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके या बाहर जो है पढ़ने भेजना है। तब उस केस में क्योंकि उनकी सेविंग बढ़ जाती है, तब उनको ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए। बाकी आज हम बात कर रहे हैं कि ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता तब तक ये ओल्ड स्कीम चालू रहेगी, ओल्ड रिजीम। ये तो मुझे लगता है 2-3 सालों के अंदर ही खत्म कर देंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं, आज की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आज की सिचुएशन में मैंने आपको बताया, यदि इनिशियल इनकम आपकी 12-15 लाख तक है, तो आप बगैर सोचे समझे जो है आप न्यू स्कीम में जाए, न्यू रिजीम में, मेरे हिसाब से तो ये, बाकी अर्चना जी का डिफरेंट व्यू हो सकता है। उसके बाद यदि 15 से 30 तक है तो आप दोनों को मैच कीजिए, कहाँ पे आपकी यदि सेविंग अच्छी है तो ओल्ड में जाओ, सेविंग नहीं है तो न्यू में जाइए। और उसके बाद ये 30 से ऊपर हो सकती है तो आप फिर सेविंग कीजिए और आप फिर ओल्ड स्कीम में जाइए, नई में मत जाइए। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे वो कमाना शुरू करता है तो कोई भी स्कीम ले उसको सेविंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए, टैक्स प्लानिंग, कि जब वो 60 साल का होगा तो कितना उसके पास आएगा, या बीच में जब फैमिली आगे उसकी शादी होगी, फैमिली बड़ी होगी, तब जो खर्चे आएंगे बच्चों के तो वो कैसे मीट करेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसी नौकरी लगती है तो उसको टैक्स एक्सपर्ट से मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी चाहिए और इन्वेस्ट कर देना चाहिए, चुने चाहे वो कौन सी भी रिजीम। नहीं, वो बात आपको ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड और न्यू स्कीम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो आप सेविंग कर रहे हो वो आपके चैनल डिसाइड किए हुए हैं कि आपने यहाँ सेविंग कर सकते हो। न्यू रिज्यूम में ऐसा नहीं है, वो कहीं भी सेविंग कर सकता है। उसको शेयर्स अच्छे लगते हैं, शेयर्स लगाता है, म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है। आजकल की मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे ही 10 साल के बाद, मतलब जैसे एक डिकेड होता है, नई जनरेशन आती है, कहते हैं 10 साल के बाद नई जनरेशन आ जाती है। तो जब भी नई जनरेशन आ जाती है उनका जो है काम करने का तरीका अलग होता है। हमारे टाइम में क्या होता था कि सारे लोग इंश्योरेंस लेते थे, ठीक है। आज की डेट में इंश्योरेंस में इतना हमें लगता था कि यार इंश्योरेंस है, इकट्ठा पैसा मिल जाता है, सारी ठीक। अब इंश्योरेंस कोई नहीं लेना चाहता आज की डेट में। अब क्या है कि जो कन्वेंशनल प्लान है कोई नहीं लेना चाहता, वो लेने भी नहीं चाहिए। मेरे साथ हमें भी लगता है कि आप मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटी है,
अब आप गोल्ड देखो कितना राइज कर रहा है, सिल्वर देखो, मतलब शेयर मार्केट देखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो आप एक प्योर टर्म प्लान ले लीजिए, उसमें आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का कवर लीजिए आप। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कहते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट मिले, उसके लिए आप दूसरे उसमें जा सकते हैं। तो न्यू रिज्यूम में कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओल्ड स्कीम में यदि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसका बेनिफिट नहीं मिलना आप। अच्छा, तो ये दोनों का फर्क है कि वहां पे एक उन्होंने चैनलाइज किए हुए हैं कि यहाँ आप सेविंग करो तभी बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन। क्या तो यंगस्टर हमने जैसे यंगस्टर से बात करते हैं तो उनको न्यू स्कीम में ज्यादा जो है इजी रहता है, फट से वो अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा कितना टैक्स जाना है इतना और दूसरा देखिए आप, फिर बताता हूँ आपको कि 24 लाख के ऊपर 3 लाख रुपए टैक्स देना है, 12.5%। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में इससे कम इनकम टैक्स कहीं भी होगा, और कोई सेविंग नहीं करनी और इसके कोई लिए? सेविंग नहीं करनी। मुझे तो लगता है इससे कम हो ही नहीं सकता। ये न्यू रिजीम तो मतलब ऐसा रिफॉर्म आया है जो हमें भी इतने साल 30-35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, इतना सैलरी क्लास को रिलीफ कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। ये इसी साल हुआ है, लास्ट ईयर। हाँ, और जो नया जो यंगस्टर आ रहा है ना, उनके पास इतनी फाइनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। किसी को घर चलाने, बच्चों के ऊपर काफी लायबिलिटी आती थी, आज के टाइम में वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये यंगस्टर हैं, ये सेविंग शुरू कर देते हैं? शुरू में नहीं करते। शुरू में नहीं करते तो इनको हैबिट तो पड़ेगी नहीं, जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक ये सेविंग करेंगे नहीं फ्यूचर के लिए। कि जब पैसा आया खर्च कर दिया। तो वो भी तो उनको चाहिए ना, जो उन्होंने पीछे नहीं करा वो अब करेंगे, 2-3 साल बाद ठीक हो जाता है फिर। वैसे अमित जी मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जनरेशन का ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हमने जितने भी रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो टेक्निक में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, सारे फेजेस हमने अपनी आंखों के आगे देखे हैं। तो यदि हम अपना ये करें कि आज का युवा जो है, हम अपने आप को कंपेयर करें कि हम जब 23-24 साल के थे या 25 साल के थे, तो आज का जो यंगस्टर है वो ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा अवेयर है मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके ज्यादा कंसर्न है, और ज्यादा अलर्ट है हमारे से। किसी भी स्कीम में लगाने से पहले कई बारी वो जज करता है। हम इतने अलर्ट नहीं थे, हम इतने स्मार्ट नहीं थे। अच्छा, उस समय इतनी अपॉर्चुनिटी थी, हमने क्या, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे जब हमारे पास बैंक में एफडीआर करा दो, एफडीआर करा दो या लाइफ इंश्योरेंस ले लो, या लाइफ इंश्योरेंस ले लो, या डाकखाने में एक आरडी अकाउंट खुलवा लो, यही होता था। यही था। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े वो करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं पेरेंट्स से। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। हम पेरेंट्स को बोले एफडीआर, पापा क्या मिलेगा, शेयर्स में डाल लेते हैं ना। और ये स्मार्टफोन किस लिए? हाँ, ये स्मार्टफोन किस लिए है? तो मतलब हमने जो हमारे पेरेंट्स ने बोला हमने वो करके कर दिया। तो आजकल के बच्चे इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं, और जो कि अच्छी बात है, मतलब स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। वो ज्यादा अच्छा रिटर्न भी ले रहे हैं। मुझे लगता है हम उस टाइम इतने समझदार नहीं थे, या इतने वो नहीं थे जितने। हम तो एफडीआर बना के छोड़ देते हैं बस। ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरी ले ली, लड़कियां हैं तो उन्होंने ज्वेलरी ले ली, लड़के हैं तो या आजकल तो ये जीरोधा है, शेयर्स में इतना इन्वेस्ट करते। आजकल के युवा ये है, बस एक बार आईफोन ले लें उसके बाद सेविंग स्टार्ट करेंगे। पहले तो आईफोन भी तो चाहिए ना। आईफोन मेरे हिसाब से शोबाजी है, इसका कोई फायदा तो नहीं। नॉर्मल लो 20-25 हजार का ले लो, वही काम करता है। नहीं, आप 1.5 लाख 1,70,000 का आईफोन ले रहे हो। डाटा सेव भी तो है। ये पर्सन टू पर्सन जो है डिपेंड करता है कि मतलब किसी को क्या है। ऐसा नहीं है कि खाली शो बनती है, ऐसा नहीं है। मतलब सबका अपने अपने सोचने का तरीका है, सबका अपना अपना वो है। तो बाकी मैंने देखा यंगस्टर को जरा नहीं, वैसे है तो जो 50-60% तो शो ऑफ ही है। आईफोन लेके चलेंगे, सामने वाले पे इंप्रेशन पड़ेगा, चाहे जेब में कुछ हो ना आईफोन होना चाहिए। इंप्रेशन तो आईफोन से नहीं, हम हर एक चीज से डालने की दूसरे पे कोशिश करते हैं, चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे वो हमारी चाल से हो, चाहे वो बोलने के तरीके से हो। हम तो हमेशा कोशिश करते हैं, ह्यूमन नेचर है ये। हाँ, होना भी चाहिए। अपनी गाड़ी से गाड़ी ऐसी परचेज करेंगे हम। अच्छा, गाड़ी लेने के बाद शोफर ड्रिवन होनी चाहिए। हाँ। मतलब वो उसका कोई अंत नहीं है। मतलब अर्चना जी, ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये टैक्स का डिसीजन नहीं है, एक माइंडसेट का भी गेम है। तो कौन से लोगों को आपने एक्चुअल में बेनिफिट लेते हुए देखा है ओल्ड टैक्स रिजीम से? माइंडसेट का नहीं, जो पुराने लोग हैं ना, उनको अभी भी ओल्ड रिजीम ही बेस्ट लगता है, क्योंकि उनकी ना सेविंग ज्यादा होती है, और उनकी जैसे पीपीएफ में उनको हैबिट होती है, पीपीएफ में भी डालना है, लाइफ इंश्योरेंस भी लेने हैं, तो वो फिर ओल्ड रिजीम में प्रेफर करते हैं। लेकिन जब वो लोग ओल्ड रिजीम में तो चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई होम लोन नहीं चल रहा होता, तो फिर उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। ये फ्यूचर सेविंग भी तो हो जाती है, जैसे पीपीएफ में डाल दिया उन्होंने, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम ले ली, वो तो आप नई रिजीम में भी डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो नई रिजीम में भी डाल सकते हैं ना, वो तो आपकी फ्री हो, आप कहीं भी अपना पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहीं पे एक विचार के यहीं पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि यंगस्टर
करते नहीं है। यंगस्टर अभी कितने यंग है ना, वो कैसे अभी नहीं। 24-25 साल का युवक कहता है जब बच गया, कहता है खर्चा करो। 24-25 साल का इतना इन्वेस्ट नहीं कर वो सकता, इन्वेस्ट नहीं उसका करेगा, माइंडसेट ही नहीं। वो ईएमआई पे बढ़िया फोन ले लेगा, ईएमआई पे बढ़िया गाड़ी ले लेगा, कहेगा इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं। हाँ, तो अभी तो पहले अपनी जिंदगी जी ले 4-5 साल। वैसे मैं थोड़ा सा इधर ऐड करना चाहूँगा। अमी जी, क्या है कि जब एक हम भी अपना टाइम देखते हैं, जब हमें पहली सैलरी मिली थी कैसा लगता था, तो बड़ा मतलब एंजॉयमेंट होता है, बड़े हमारे दिल में मान होते हैं कि हम ये करेंगे, जब हमारी अर्निंग करना शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या होता है कि चाहे हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग भी हों, फिर भी जो अपनी कमाई से हमें जो करना होता है वो हमारे दिल में होता है कि ये करेंगे जब सैलरी मिलेगी। तो बच्चे वही करते हैं, मतलब आईफोन ले लिया, गाड़ी ले ली, या उनको कहीं जो है टूर करना है वो टूर पे चले गए। तो ये उनका, मेरे हिसाब से तो जब आप कैरियर शुरू करते हो 2-3 साल सेविंग पे ध्यान मत दो, पूरी जिंदगी सेविंग बेस्ट है। तो 5 साल 5 साल तक बिल्कुल सही है। 5 साल तक उनको आप जैसे खर्च करना करो, कोई सेविंग मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, यंग है, बढ़िया है, पेरेंट्स का बैकग्राउंड भी उनके पास है ही बैकअप, क्या जरूरत है सेविंग की। मतलब एक कॉमन सहमति ये है कि जब आप अपना करियर शुरू करते हैं 5 साल तक खूब अपना खर्चा करो, अपने मन की बातें पूरी करो, उसके बाद फिर आप सेविंग पे आओ। हाँ, आप अपना टाइम याद करो, आपने करा था सेविंग शुरू में 2 साल 3 साल? टैक्सेबल इनकम थी नहीं, तो नहीं, सेविंग तो नहीं करी थी। जब टैक्सेबल इनकम हुई तब शुरू करा। तब तो टैक्स बचाने के लिए। दूसरा अम्मी जी ये भी है कि आज की डेट में जो मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पे पेरेंट जो है अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए वो सक्षम है। तो बच्चे के ऊपर ये बर्डन नहीं है कि मैंने जो है घर पे अपने पेरेंट्स की भी वो करनी है। हाँ, बिल्कुल। वो बर्डन जनरली नहीं रहता। नहीं। हालांकि लोअर मिडिल में रहता है, लेकिन फिर भी वो एंजॉय कर सकता है। दूसरा, पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट नहीं करते, इवन वो मतलब बच्चा बड़े एक्साइटमेंट लेके आता है कि अपनी माँ के पास पहली सैलरी मिल रही है मुझे, अपने या अपने फादर के पास। लेकिन पेरेंट्स की जो भी दिक्कत हो वो यही बोलते हैं कि बेटा तुम अपने पास रखो, इसको आगे काम आएंगे तुम्हें। पहले ये नहीं था, ये चीजें पहले नहीं। पहले क्या था कि पहले क्या होता था कि जैसे जो होता है कि 4-5 लोग, सभी लोग काम करते थे, एक कॉमन जो है किटी बनती थी, सारे उसमें पैसे डालते, फिर फैमिली का खर्चा चलता। हाँ। तो आजकल ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। पहले तो ये होता था कि जो लड़का है या बच्चे जो कमा रहे हैं वो अपनी सैलरी अधिकतर घर में दे दिया करते थे कि खर्चा चलाओ, और अपना जेब खर्ची लिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं है, अब पेरेंट्स ही नहीं लेना चाहते बच्चों से पैसे। तो ना सोसाइटी में बहुत चेंज आ गया है, इनकम अर्निंग में भी चेंज आ गया है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। हम ही तो पेरेंट्स बने हैं ना, अब माइंडसेट में भी चेंज आ गया। हम नहीं लेना चाहते। जैसे हमें बच्चा कोई मांगता है कि पापा इतने पैसे दे दो या दे दो, हमें बड़ा अच्छा फील होता है। वैसे ही बच्चों को भी बड़ा अच्छा फील होता है जब वो अर्निंग करके आता है और वो पापा के लिए कुछ लेके आए या अपनी मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है, या उनको वो कहता है मम्मा आप रखो ये सैलरी, तो वो बड़ा अच्छा, बच्चे को भी बड़ा प्राउड फील होता है। ऐसे ही पेरेंट्स को भी होता है। जब पेरेंट्स नहीं मांगेंगे तो बच्चे भी देंगे, फिर अपनी मर्जी से देंगे। नवीन जी, न्यू रिजिम सिंपल है, पेपर वर्क कम है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स। तो न्यू रिजिम को कौन से लोग सेफली चूज कर सकते हैं कि उन्हें कोई फ्यूचर का रिस्क ना हो? ये बिल्कुल आपने सही बोला कि न्यू रिजिम जो है बड़ी इजी है, समझने में बड़ा आसान है, पेपर वर्क बहुत कम है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना बहुत इजी है। तो जब भी कोई इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो इनकम टैक्स के दायरे में वो होता है जिन्होंने इनकम अभी स्टार्ट की हो। जैसे कोई यंग बच्चे हैं, वो अपना नई जॉब में आते हैं या कोई नया वेंचर शुरू करते हैं। वेंचर में तो खैर एकदम इनकम नहीं होती, लेकिन सैलरी इनकम डे 1 से शुरू होती है। जैसे आपने जॉब शुरू करी तो मन से आना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए सबसे इजी है ये कि न्यू रिजिम में जाएं, टैक्स लायबिलिटी भी कम आती है, समझने में इजी है, वो खुद भी जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं, किसी टैक्स एक्सपर्ट की उनको जरूरत नहीं है। तो ये मतलब नए लोगों के लिए अच्छा है, नए बच्चे जो हैं, हाँ, जो न्यू टैक्स पेयर हैं, हाँ, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैं है कि जो सैलरीड पर्सन है वो बिना किसी रिस्क के न्यू रिजिम में जा सकते, क्योंकि वो कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन, हाँ, वो मान लो इस साल न्यू रिजिम में फायदा है, अगले साल उनको ओल्ड में फायदा हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो ओल्ड में चले जाएं। जैसे होम लोन ले लिया तो कहते हैं ज्यादा वो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेंगे टैक्स अगर कम बन रहा है तो। पर कुछ भी उनको एक प्रोफेशनल की सहायता ले लेनी चाहिए सीए की। जब उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ लोन वगैरह आ जाते हैं, तब वो देखते हैं। बाकी जो बिजनेस क्लास है अदर देन सैलरी, वो उनको फ्यूचर, उनको फिर समझना पड़ेगा कि हमारा 2-3 साल की प्लानिंग करके कि क्या हो सकता है, कौन से रिजीम में जाएं, क्योंकि वो शिफ्ट नहीं कर सकते। जब अगर एक बार वो न्यू में चले गए तो वो ओल्ड में नहीं आ सकते। ओल्ड में है, जब तक ओल्ड में, तब तक न्यू में चले जाएंगे।
अच्छा, ये उनके लिए एक चैलेंज है, उनके लिए ध्यान रखना पड़ेगा उनको। जितने भी अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी, सैलरीड पर्सन है वो कभी भी कोई भी से रेजिम में जा सकता है। एक आदमी की सैलरी भी कमा रहा है, सैलरी इनकम भी है, और वो थोड़ा उसका ट्यूशन भी पढ़ाता है, वहां से भी इनकम हो रही है, तो वो स्विच कर सकता है। नहीं, वो तो फिर बिजनेस इनकम में अगर नहीं, शो एक तो करेंगे। इसकी बिजनेस में ट्यूशन फी है, मान लो 2 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए साल की है, और उसकी सैलरी आ रही है 12 लाख या 13 लाख रुपए मान लेते हैं। वो न्यू रिज्यूम में ले रहा है कि टैक्स मुझे बहुत कम पड़ेगा इसमें, ठीक है। मान लेते हैं 12 लाख रुपए है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, और 2 लाख रुपए वो ट्यूशन फीस से कमा रहा है। तो इस केस में क्या है, वो उसने न्यू रिज्यूम चुना हुआ है, अगर कल को उसको लगता है मैं ओल्ड रिज्यूम में जाऊं तो वो जा सकता है। हाँ, तो ट्यूशन इनकम को फिर बिजनेस में नहीं दिखाएंगे, फिर हम अदर में दिखाएंगे, क्योंकि स्मॉल है ना, साइड काम है ये, तो हम इसको अदर इनकम में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में दिखा दी फिर नहीं जा सकता। अच्छा, अगर उन्हें बिजनेस इनकम में दिखा दिया तो वो जिस रिजीम, अगर न्यू रिजीम में उसको फिर दिखाया नहीं है, शिफ्ट हो सकता। तो सैलरी इनकम को नहीं शिफ्ट कर सकता वो, कि ये न्यू रिजीम में, वो ओल्ड रिजीम में, नहीं नहीं, एक ही रिजीम चलेगा। एक ही रिजीम चलेगा। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पे। ये तो मजाक की बात है। नहीं, मेरे हिसाब से तो ध्यान दे दिया है। न्यू टैक्स रेजिम एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मतलब मैंने आपको बताया 12.5% क्या होता है टैक्स रेट, कुछ भी नहीं है, जीएसटी से ज्यादा है। हाँ कुछ आइटम पे मतलब आप जीएसटी पे ज्यादा है, जी, मतलब इनकम टैक्स रेट कम है। तो ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है, मतलब बहुत। काफी लोग कवर हो जाते हैं 12 लाख में। हाँ तो हाँ, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एकदम डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, उम्मीद नहीं थी कि इतना लेगी पिछले साल जब कर रहे थे बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मतलब हमें लगता था कि जो सैलरी, जिनकी इनकम है, सैलरी इनकम है, वो बेचारे बड़ा ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, हम्म, उनके पास टैक्स प्लानिंग के बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। लेकिन बिजनेसमैन के पास बहुत स्कोप है, जैसे जैसे लिमिट बढ़ती है वो वैसे वैसे इनकम बढ़ता आ जाता है। लेकिन जो रिलीफ इन्होंने सैलरी क्लास को दिया है वो कभी नहीं दिया। वो एक बहुत बड़ा, मतलब गवर्नमेंट को इस चीज पे तो मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। गवर्नमेंट को धन्यवाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल, मोदी ये जी बहुत को अच्छा धन्यवाद। रिफॉर्म किया है ये। आप भी, आप देखो, आपको यदि आप देखो पीछे जाके, ऐसा कभी आया नहीं है रिफॉर्म। इतना जंप नहीं हुआ कभी भी। सैलरी क्लास के लिए तो बिल्कुल नहीं बोला। मतलब अब मैं आपको बताऊं, सैलरी क्लास को 1 लाख रुपए का रिलीफ दिया इन्होंने। यदि हम सैलरी क्लास की किसी की इनकम मान लो 15 लाख लें, तो 15 लाख की इनकम हम ओल्ड स्कीम के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करें और न्यू स्कीम के हिसाब से करें, 1 लाख का बेनिफिट है, मतलब 8,000 रुपीज पर मंथ का बेनिफिट। ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात, तो उसमें खर्चे वो अपने और कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के एजुकेशन पे, फैमिली की हेल्थ के लिए सेविंग भी कर सकते हैं वो अपने लिए। एचआरए के बारे में आपका क्या विचार है? लोग इसको गंवा देते हैं, एचआरए का क्लेम करते हैं, लेकिन कंपनी जो है अलाउ नहीं करती, या कई बार करते हैं नोटिस आ जाता है इनको। तो एचआरए में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि लोग अपना इसका बेनिफिट गंवा देते हैं? देखिए, एचआरए के केस में दो चीजें हैं। आप कहीं पे काम करते हैं तो एचआरए की रिबेट जो है वो आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। अच्छा, हाँ, आप उनको प्रूफ दे रहे हैं कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको टैक्स बेनिफिट दे रहा है, उसका, उसकी जो एग्जाम्पशन दे रहा है, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स जो है वो कम कंप्यूट कर रहा है, ठीक और है। जो वो टैक्स काट के वो डिपार्टमेंट में जमा करा रहा है। ठीक है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। आपने रसीद दी, आपने डिक्लेरेशन दी, उसने बोला जी मुझे रसीद दे दो, आपने रसीदें दे दी, लीज एग्रीमेंट मांगा वो दे दिया, उसकी डिडक्शन दे दी। बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है, बंदा अपने रिटर्न फाइल करता है या टीडीएस की रिटर्न जाती है, फिर डिपार्टमेंट वाले उसको चेक करते हैं। उसमें यदि कोई डिफॉल्ट मिलता है तो वो जो डिफॉल्ट है एम्प्लॉयर पे भी आता है और एम्प्लॉय पे भी आता है। एम्प्लॉयर पे इसलिए आता है कि कई बार वो गलत डिडक्शन दे देते हैं, वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं लेते उनसे जिसके हिसाब से उनको एचआरए का बेनिफिट देना चाहिए, वो नहीं लेते तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगती है। और जो एसएससी क्लेम कर रहा है या जो एम्प्लॉय जो है उस डिडक्शन को क्लेम कर रहा है, उसको भी नोटिस आ जाता है। उसमें क्या है कि कई बार लीज एग्रीमेंट नहीं होता, रेंट रिसीट नहीं मिलती, या जो रेंट रिसीट मिलती है वो गलत होती है। गलत इन द सेंस कि मतलब रहते कहीं और हैं, ले कहीं और लेते हैं। या कुछ एक एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर कुछ कंपनियों ने ये अपनी पॉलिसी बना ली है कि यदि आप पेरेंट के साथ रहते हो, यदि आप उनको रेंट पे करते हो, उसकी वो रिबेट नहीं देते, अच्छा, जबकि वो ले सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यदि वो अपने पेरेंट्स को रेंट पे करता है, बाई चेक पे करता है, एवरी मंथ पे करता है, तो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन कई कंपनियां नहीं देती, वो कहते हैं जी आप डिपार्टमेंट जाके आप क्लेम कर लेना, हम आपका टैक्स पूरा काटेंगे, आप डिपार्टमेंट में वो क्लेम कर लेना और रिफंड ले लेना उसका। लेकिन कुछ एक कंपनियां उसको भी कर लेती हैं। तो एचआरए में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और एक एक दिक्कत और है, काफी सारे लोग रेंट पे रहते हैं, आपको रेंट की रसीद नहीं मिलती, वो कहते हैं जी हम चेक से पेमेंट नहीं लेंगे।
हमें आप कैश दो। अब वहां वो बेनिफिट लूज कर रहा है, एक्चुअल में वो पे कर रहा है लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि जो उसका लैंडलॉर्ड है वो उसको रसीद देने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक वो रसीद नहीं देगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वो कैश में लेता है रेंट। हाँ, वो कैश में लेता रहता है, वो एग्रीमेंट भी नहीं बना रहा। हाँ, एग्रीमेंट ही नहीं बनाते वो, ना रसीदें देंगे, तो उसके बेस पे आप जो है ले ही नहीं सकते, क्लेम ही नहीं कर सकते, तो इसमें नुकसान हो जाता है। ये नुकसान हो जाता दूसरा एचआरए का जो क्लेम है, एम्प्लाई जो है एम्प्लायर से लेता है, एम्प्लायर देता है, है। टैक्स कैलकुलेट कर लेता है, कम जमा होता है। तो मान लो एचआर का एम्प्लायर ने मना कर दिया, तो जब वो एम्प्लाई अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसमें वो क्लेम कर लेगा। बिल्कुल एचआर बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है वो, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अब जैसे पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स में कई बार क्या होता है, बस दिखाने के लिए दे देते हैं, पेरेंट्स को पेमेंट भी तो नहीं करते ना, कहीं बैंक में एंट्री नहीं आ रही, हाँ होता है। तो फिर वो कैसे मिलेगा? मान लो जब वो उसकी चेकिंग होगी, तो इसमें वो कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं कि आप वो ले लो, बैंक स्टेटमेंट ले लो, पर एम्प्लाई अपनी बैंक स्टेटमेंट क्यों देगा? पेमेंट ही नहीं कर रहा ना, बैंक स्टेटमेंट क्या करेगी? ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, टैक्स इवेजन है। अगर टैक्स प्लानिंग कर रही है तो प्रॉपर तरीके से चेक दो, एग्रीमेंट बनाओ, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप दोनों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो इतने सालों से 2 दशक 3 दशक के करीब हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो आपको अनुभव क्या रहा है कि लोग टैक्स इवेजन किस हद तक करते हैं? सैलरीड पर्सन की बात पूछ रहा हूँ, बिजनेसमैन का तो अलग हिसाब है, सैलरीड पीपल करते हैं, ये करते हैं तो किस हद तक करते हैं? सैलरीड पीपल तो कर ही नहीं सकता ना, वो कुछ कुछ तरीके निकाल लेता है, जैसे एचआरए गलत ले लिया आज की, और जब तक ये प्रोविजन नहीं आया था कि हमें एलआईसी की डॉक्यूमेंट नंबर नहीं देना, तब तक वो गलत लिख देता था, इससे ज्यादा तो वो कर नहीं सकता। आपका विचार? मेरा विचार वैसे मुझे कहना ठीक नहीं लगता, क्योंकि जितने भी सैलरी क्लास लोग हैं उनके लिए मेरे लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। बहुत ही बेचारे सुबह से लेकर शाम तक पूरी लाइफ अपनी खपा देते हैं, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, टैक्स भी खूब पे करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सैलरी क्लास वाले जो पहले वो टैक्स इवेजन करते थे, कई तरीकों से करते थे, ये तो अभी हुआ 26 ईयर्स में शेयर्स का आने लग गया, वरना काफी लोग पहले शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे, उसकी इनकम नहीं दिखाते थे वो। आज की डेट में भी यदि कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहा है उसकी डिटेल नहीं आ रही, ये 26 ईयर्स में फ्यूचर ऑप्शन की नहीं आ रही, टीआईएस में नहीं आ रही, इंट्राडे की भी नहीं आ रही है, इंटरडे की भी नहीं आ रही। तो काफी सारी अभी भी लूप होल हैं जो पहले वो कर लेते थे, या पोस्ट ऑफिस में उनके डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, आजकल पोस्ट ऑफिस का अब तो पोस्ट ऑफिस का आने लग गया है। तो धीरे धीरे अब ये चीजें कम हो रही हैं। या सैलरी क्लास में क्या होता था कि वो डोनेशन, क्योंकि कुछ लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं, वो सैलरी क्लास को थोड़ा सा वो प्रोवोक करते हैं कि आप मुझे इतने का चेक दे दो, मैं आपको इतने का रिफंड करा दूंगा, उसमें अपनी परसेंटेज मान लेते कि आप मुझे इतनी फीस दे देना। ये एनजीओ में चलता है, सुनने में एनजीओ वाले करते हैं ये। हाँ, ये कई लोग वो करते हैं, गलत प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से अब नोटिस आ रहे हैं। वो ओल्ड रिजीम में क्या है कि वो गलत वो ले लेते हैं। अब जैसे कोई फॉर्म 16 लेके किसी प्रोफेशनल के पास पहुंचा, वो 1.5 लाख की इंश्योरेंस की, मेडिक्लेम की, ये वो अब जैसे अर्चना जी कह रही थी कि अब पॉलिसी नंबर भरना जरूरी है, भर दो, कुछ भी भर दो, क्या दिक्कत है, रिटर्न तो फाइल हो जाएगी ना, एक बार तो रिफंड आ जाएगा, जब चेक करेंगे वो कहेगा जी आपका मैंने 1 लाख रिफंड कर दिया, 30,000 मेरे को दे दो। वैसे यदि वो रिटर्न फाइल करेगा तो इतनी फीस नहीं मिलेगी, उस टाइम तो खुश हो जाता है कि 30 लाख लेके चला गया, पता लगा 3 महीने बाद नोटिस आ गया, वो डिमांड आ गई है, वो सारी वो फिर नजर नहीं आता। वो नंबर लिखवाया तो उसका भी तो रीजन होगा ना, ऐसे तो नंबर नहीं लिखवा लिया। हाँ हाँ, तो डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करता है, इसका मतलब जो नंबर मरवाया क्रॉस चेक दिया हो। अब तो एआई आ गया ना, इतना कुछ है उनके पास, है सारे, उनके पास इतने रिसोर्सेज है ना इन्फॉर्मेशन के, आपको खुद नहीं पता कहाँ से उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। एआईएस को तो मैंने देखा है, एआईएस और टीआईएस, इसका तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है कि किसी की रिटर्न भर रहे थे तो उसने अपनी एफडी डिस्क्लोज नहीं करी थी, तो हम तो उसी हिसाब से भर रहे थे, फिर मैं एआईएस देखा, टीआईएस देखा, तो उसमें एफडी आ रही थी, तो उसको फोन किया, भैया आपकी तो एफडी आ रही है, फलां बैंक का आ रहा है, तो उसका भी आप डिटेल दो, उस बैंक अकाउंट की डिटेल दो। पहले तो हैरान हुआ कि आपको कैसे मालूम, मैंने कहा एआईएस में है, टीआईएस में आ रही है, दो वही डिटेल, आप नहीं देना चाहते तो कर देंगे, लेकिन ये गलत जाएगा। गलत, तो वो हैरान हो गया था कि ये कैसे इन्हें पता चल गया। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का भी पर्पज यही है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है आप ताकि वो इनकम दिखाओ, ताकि हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी टाइम वेस्ट होता है ना, फिर नोटिस इशू करना, रिप्लाई आना, लिटिगेशन में जाना, ये जाना, वो भी चाहते हैं कि सीधा सीधा हो, इसलिए वो भी न्यू रिजीम को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। भाई ना उसमें कोई डिडक्शन का प्रूफ देना है, ना कोई एग्जाम्पशन का देना, पर मैं टैक्स पे किया ना की। तो गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि एक तो जो गलत लोग जो है गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो भी कम हो, कंप्लाइंसेस कम हो, बंदे अपने आप ही कंप्यूट कर लें, उनको किसी, यदि थोड़ी इनकम है तो एक्सपर्ट के पास भी ना जाना पड़े। ठीक है, जब इनकम बढ़ जाती है तब तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक इनिशियल स्टेज पे आप खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हो अपनी,
उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रिबेट ही नहीं है, डिबेट ही नहीं है तो कोई फिर जरूरत डिडक्शन ही नहीं नहीं है। है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। गवर्नमेंट की यूटिलिटी के थ्रू भरो, फटाफट भर जाती है रिटर्न। ऑनलाइन फाइल करो, वो अपने आधी इन्फॉर्मेशन तो उसमें ही होती है। तो यूटिलिटी फाइल करनी भी आनी तो चाहिए कि क्या है उसमें। तो ऑनलाइन आजकल के बच्चों को तो सब आती है। आजकल के आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, आप कुछ भी पूछो, या तो गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे, उनको सारा पता रहता है। अब तो एआई पे चले जाते होंगे अब। आजकल तो चैट जीपीटी में जो भी है, मतलब वो डाल देते हैं। पहले गूगल में डालते थे, आजकल चैट जीपीटी में डाल देते हैं, वो सारे रिप्लाई आ जाता है बिल्कुल एकदम। अब तो गवर्नमेंट चाहती है हम छोटी छोटी चीजों में जाए ना, हम तो बड़े बिजनेसमैन को या बड़े लोगों को पकड़े जो टैक्स एवेशन कर रहे हैं। इनको क्या चिल्लड़ है ये। नवीन जी, टैक्स लॉस को सैलरीड पीपल और बिजनेस लॉ अलग अलग नज़र से क्यों देखते हैं? है तो एक ही कानून। देखिए, कानून तो दोनों के लिए एक है, चाहे वो जिसकी इनकम सैलरी की हो या बिजनेस की हो। लेकिन सैलरी में क्या होता है कि सैलरी इनकम में कि जो एम्प्लॉयर होता है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी डाली जाती है कि आप जो सैलरी दे रहे हो उसके ऊपर टीडीएस वगैरह काटो, तो उनका रेगुलर उनका टैक्स कटता रहता है और गवर्नमेंट को जमा होता रहता है। और दूसरा क्या है कि सैलरी में कोई भी गवर्नमेंट सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के, यदि हम न्यू रिजीम की बात करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा और कोई छूट नहीं मिलती। दूसरी ओर बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में आपका टैक्स नहीं कट रहा, आप खुद अर्न कर रहे हो, जिनके साथ थोड़ा बहुत ही टैक्स कट रहा है, जिनसे आप माल परचेज कर रहे हो या आप किसी प्रोफेशनल की सर्विस आप दे रहे हो, तभी आपका टैक्स कट रहा है, बाकी नहीं आपका टैक्स कटता। तो वहां पे क्या है कि आपने इनकम जो है खुद कंप्यूट करनी है। वहां पे क्या है कि इनकम आपकी एम्प्लॉयर ही कंप्यूट कर रहा है, उसको टैक्स करके जमा करा रहा है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंस, गवर्नमेंट नियम आते टैक्स जमा हो रहा है। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में उन्होंने काफी सारे एक्सपेंडिचर जो इनकम कमाने के लिए एक्सपेंडिचर है वो उन्होंने उसमें दिए हुए हैं कि आप इनको खर्चों को जो है क्लेम कर सकते हो जी। जैसे स्टाफ की सैलरी हो गई, ऑफिस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टाफ के खर्चे हो गए, बहुत सारे खर्चे हैं जो उन्होंने अलाउड किए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट की नज़र वहाँ आती है कि कोई इसको गलत क्लेम ना कर ले। एक तो खर्चों को कोई वो गलत क्लेम ना करे, और दूसरा जो इनकम है उसको वो कम ना दिखाए जी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उसके जो पैमाने के तरीके हैं वो अलग अलग रहते हैं। बिजनेसमैन में उनका मोर फोकस रहता है सिवाय सैलरी क्लास के। तो ये है कि दोनों का नजरिया अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अलग नजरिया क्या है उनका, किस वजह से रहता है? वो इस वजह से रहता है कि सैलरी क्लास के जो कंप्लाइंसेज हैं, जो टैक्स की पेमेंट है, वो एम्प्लॉयर अपने आप जो उनका टैक्स काट के जमा करा देता है, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन को अपने एडवांस टैक्स जो भी उसकी इनकम होती है उसके ऊपर एडवांस में खुद से देने होते हैं। साल में 4 बार उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में। उसके बाद भी टैक्स देना हो तो उसके वो कंप्लाइंसेज जो है इंटैक्ट रहे, इसलिए गवर्नमेंट का मेन फोकस उस पर रहता है। ये कह सकते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है वो खुद टैक्स कैलकुलेट करता है। बिल्कुल, वो अपनी सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट करता है। हाँ। और एम्प्लॉय खुद नहीं करता, वो तो दूसरा व्यक्ति करता है, वो एम्प्लॉयर कर रहा है उसका। हाँ, एम्प्लॉयर उसको जैसे सैलरी दे रहा है, पहले टैक्स काट के दे रहा है और गवर्नमेंट को जमा, इसलिए उनके नजरिए में फर्क हो जाता है। हाँ। और दूसरा क्या होता है कि इनकम टैक्स को ये भी देखना होता है कि जो इनकम है वो कम ना दिखाए और जो खर्चों का वो क्लेम ले रहे हैं वो ज्यादा ना लें, तो इसलिए वो रहता है। सवाल ये है कि दोनों लोग टैक्स लॉ को अलग अलग नजर से क्यों देखते हैं? हम यहाँ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। मैं बताऊँ ना क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सैलरी क्लास इसलिए देखता है क्योंकि उसको कोई रिबेट मिलने नहीं न्यू रिजीम में, ठीक है, तो उसका नजरिया इस तरह का रहता ही नहीं। उनको ये रहता है, वो सैलरी क्लास क्या होता है, बड़े सुखी रहते हैं, उनको टेंशन कम रहती है कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से सैलरी मिले, टैक्स कट गया, खत्म, अब जो है मेरा है। लेकिन बिजनेसमैन का ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन की सोच ये रहती है कि कहाँ मैं टैक्स बचा सकता हूँ, कहाँ मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकूँ, तो उसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग करते करते वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि वो टैक्स प्लानिंग की बजाय टैक्स इवेजन हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस जो है वहां पे ज्यादा रहता है, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह भी रहती है। इसलिए बिजनेसमैन जो है टैक्स लॉ को अलग नजरिए से देखता है क्योंकि उसको छूट मिलती है जो भी उसके खर्चे हैं। बाकी सैलरी वाला अलग तरीके से देखता है। इसका मतलब है कि बिजनेसमैन ज्यादा अलर्ट रहता है। हाँ, एम्प्लॉय तो कहता है एम्प्लॉयर ने काट लिया, जिम्मेवारी उसकी है, मैंने तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक लाइन में पूछें तो टैक्स प्लानिंग ज्यादा नंबर का गेम है या बिहेवियर का? क्या कहना है आपका? ये दोनों का ही गेम है, क्योंकि पहले बिहेव हमारा बनेगा कि हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, तब हम नंबर पे जाएंगे। अगर हमारा बिहेव ही नहीं होगा, ठीक है जितना जितना बन रहा है दे दो ना, हमारे पास सोचना है कि हम इसको कम भी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं,
तो जब तक बिहेवियर हमारा ऐसा नहीं होगा टैक्स प्लानिंग का, तब तक नंबर पे कैसे जाएंगे? अर्चना जी, अगर व्यूअर्स एक बात याद करना चाहें एक लाइन में, तो आप उसको क्या रूल बताएंगी? उसमें है कि लीगली जितना आपके लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है वो टैक्स पे करें और चैन से सोए। तो आपका इसके बारे में क्या विचार? बिल्कुल। आप यदि न्यू रिज्यूम कर रहे हैं तो उसमें तो टैक्स रेट काफ़ी कम है, तो आपको टैक्स पे करने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 24 लाख की इनकम के ऊपर 3 लाख टैक्स बनता है, 12.5% बहुत ही कम है, तो आपको टैक्स पे करना चाहिए। और यदि आप ओल्ड रिज्यूम में जाते हैं, आपकी सेविंग्स हैं, तो वहाँ पे आपको सेविंग जो है वो ठीक क्लेम करें, डिडक्शन जो भी आपके इंटाइटल्ड हैं वही लें, गलत डिडक्शन ना लें, क्योंकि बाद में आपको नोटिस आने वाले हैं और फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों पे करनी पड़ेगी। यानी तो गवर्नमेंट बेस्ट वे टू सेव टैक्स इज टू पे टैक्स। अब गवर्नमेंट जो है ज़्यादा एक्टिव हो गई है इस मामले में। हाँ जी। और साथ में आपको प्रोफेशनल फीस भी देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। हर तरफ से वो गिर जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा तो आप सबसे पहले प्रोफेशनल के पास ही जाओगे। हाँ, पैसे जी, इसका रिप्लाई कैसे करना है? गलत टैक्स रिजीम चुनने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जो लोग समझ नहीं पाते? देखिए, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ठीक है न्यू रिज्यूम लेके आए हैं, मतलब बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, मतलब जाने की जरूरत है, आप खुद भी फाइल कर सकते हो एक्चुअली। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आपको डे 1 से एक किसी भी प्रोफेशनल के साथ जो टैक्स एक्सपर्ट हो, चाहे वो सीईओ हो चाहे वो auditor, उनके साथ एसोसिएट हो जाइए, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, आपको ये बता पाएंगे कि अब आपके ये सैलरी स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से न्यू रिज्यूम ज़्यादा अच्छी है या ओल्ड रिज्यूम ज़्यादा अच्छी है, तो उससे आपका टैक्स सेव ही होगा। कई बार आप गलत वो कर सकते हैं, तो हाँ ये ठीक है कि सैलरी क्लास एवरी ईयर जो है चेंज कर सकता है, लेकिन एक साल तो आपने टैक्स पे कर दिया ना ज़्यादा, तो इसलिए आप जो है टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू जो है अपने रिटर्न फाइल करें, ऐसे ना करें। और दूसरा, ये बिजनेसमैन के लिए और भी रिस्की है, जब तक वो ओल्ड स्कीम में है तो वो न्यू में नहीं आ सकते। नहीं, न्यू में आ सकते हैं, न्यू में आ सकते हैं, लेकिन एक बार यदि न्यू से निकल गए फिर नहीं आ सकते वो न्यू में। तो इसलिए बड़ा बिजनेसमैन जो है बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें और टैक्स एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ करें, क्योंकि सैलरी में तो फिर भी मतलब आप जो है स्विच ओवर एवरी ईयर कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। एक दिन गलत टैक्स पे एक बार गलत हो गया तो नेक्स्ट ईयर ठीक कर लो, लेकिन वो तो लॉस हो ही जाएगा। लेकिन बिजनेसमैन को तो बहुत ज्यादा सोच के समझ के, क्योंकि जब तक ओल्ड में है तब तक वो न्यू में आ सकता है, और न्यू में आने के बाद वो न्यू में ही रहेगा, वो ओल्ड में जा ही नहीं सकता। यानी सरली पॉइंट ऑफ व्यू से जो सैलरीड लोग हैं, अगर वो गलत रिजीम चुन लेते हैं तो उनको ज्यादा टैक्स पे करना, उनको 1 साल का नुकसान है। मतलब 1 साल का उनका नुकसान होगा। अगर बिजनेसमैन है, अगर वो ओल्ड रिजीम में है तो ठीक है, लेकिन अगर न्यू रिजीम में चला गया फिर उसे दिक्कत आएगी, फिर वो वापस नहीं आ सकता। ओल्ड में नहीं आ सकता अगर उसे ओल्ड में बेनिफिट मिल रहा है तो। हाँ, अगर उसको ओल्ड में दे रहा था, ज्यादा लग रहा था, कहेगा न्यू में कम है, तो वो न्यू में चला गया, फिर बाद में उसको महसूस हुआ कि यार यहाँ पे गड़बड़ ज्यादा है, ओल्ड में जाऊं, तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, वो उसका परमानेंट लॉस है फिर। तो मतलब ये है कि बिजनेसमैन तो 100% एक प्रोफेशनल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स एडवाइजर, सैलरी वाला भी हाँ लेनी चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये हम इंडियंस में कमी है कि हम ना एक्सपर्ट की वैल्यू नहीं करते। हमें डे 1 से सारी चीजें एक्सपर्ट के पास जो है एडवाइस लेनी चाहिए। तो हमारी मेंटली बात बताने की तो पैसे ले लेते हैं। डॉक्टर के पास गया, उसने एग्जामिनेशन किया, दवाई लिख दी, आज 1000 रुपए दे दो, तो हम कहते हैं यार अभी तो 10 मिनट तो बात करिए, 1000 रुपए ये ले लिए, क्या है ये, दवाई भी नहीं दे रहा। 10 साल की पढ़ाई, उसका एक्सपीरियंस, वो कुछ काउंट नहीं होगा। बड़ा हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि हमें कोई यदि बुखार हो गया तो हम अपने दोस्त से पूछते हैं यार कौन सी दवाई लें। यदि हमने घर परचेज करना है तो दोस्त से पूछते हैं जो कौन सा घर लें। गाड़ी परचेज करनी हो दोस्त से पूछते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जाते ही नहीं। जबकि हर एक चीज के जो भी आपने बाई करना है, हर एक चीज के अलग अलग एक्सपर्ट है। आप खुद एक्सपर्ट मत बनिए, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए और उसकी एडवाइस पे आप भरोसा रखिए, आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी। आज डोला जो गोली है, डोला 500, हाँ, वो तो कैंडी की तरह लोग खा लेते हैं। सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, टेम्परेचर लो, एक डोला लाओ, खाली। लेकिन उसके भी नुकसान है अगर डॉक्टर से पूछोगे तो। वो डॉक्टर का, हमें तो हमारा तो रिलीफ मिल गया, ऑफिस चले गए, काम खत्म, 2 घंटे आराम किया, फिर चले गए ऑफिस, यही हमारे लिए बेटर है। ये हमें सही लगता है। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो हमें क्या मालूम, जब होगा तब जाएंगे। अब रैपिड फायर शुरू करते हैं। इसमें मैं तेजी से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाफट जवाब देना है, सोचना नहीं है, जो भी मन में दिमाग में पहला जवाब है वो देना है।
Default regime best. Depend on nature of income. Same here. New regime simple. Yes. Simple. Yes. Simple मतलब cheap. Yes. Old regime outdated. No. No. Tax planning जरूरी. Yes. Yes. Young age में tax planning. Yes. Definitely. Proof of headache. No. No. Switching risky. New regime और old regime में. Yeah. Yes. Yes. Tax planning legal. Yes. Yes. Biggest mistake सिर्फ टैक्स सेविंग देखना. No. नवीन जी, अर्चना जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी चीजें आपने बताई. आपने जो इंसाइट्स दी, उम्मीद है व्यूअर्स को पसंद आई होगी और उनका ज्ञान वर्धन हुआ होगा और वो टैक्स प्लानिंग में अब ज्यादा ध्यान देंगे. एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद. Thank you very much. So nice of. धन्यवाद जी. हमारी भी उम्मीद है कि लोगों को काफी उनके क्वेश्चन का जवाब मिला होगा और नई जानकारी मिली होगी. आज हमने सिर्फ टैक्स रिजीम की बात नहीं की, बल्कि उस सोच को छुआ है जो सालों तक हमारे फैसलों को शेप देती रही है. जब फैक्ट्स और एक्सपीरियंस एक साथ आते हैं तो क्लैरिटी अपने आप बनती है. और ऐसी क्लैरिटी कई लोग अपने जैसी सोच रखने वालों के साथ आगे बढ़ाते हैं. कई लोग इसे याद रखते हैं क्योंकि ये आगे भी काम आती है. मैं हूं आपका होस्ट अमित भूषण, एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित पर. लेट द इनसाइट स्पीक. फिर मिलते हैं एक शानदार, जानदार, धमाकेदार और इंसाइटफुल पॉडकास्ट में. तब तक के लिए राम राम, जय हिंद.